90% लोग रिच डैड पुअर डैड किताब को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको एनिमेटेड वीडियो द्वारा इस पुस्तक को समझाया है। अपने वास्तविक जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे कंट्रोल करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक हैं, कहते हैं कि पैसा कमाना एक विज्ञान है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे एक कर्मचारी बनना है और कैरियर बनाना है। अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके माता पिता ने भी आपको गरीब बनाना सिखाया हो। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको सफल नहीं देखना चाहते। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो खुद इस विषय में शिक्षित नहीं थे। उन्होंने पुरानी और एक्सपायरी हो चुकी जानकारी सीखी थी और जब आप पैदा हुए तो वही जानकारी आपको दे दी। कियोसाकी कहता है कि गरीबी जेनेटिक की तरह होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। रिच डैड पुअर डैड उन फाइनेंस किताब में से एक है जिसे काश मैंने 14 या 15 साल की उम्र में पढ़ लिया होता। मैं इस किताब को पढ़ने या इस वीडियो को देखने की जोरदार सिफारिश करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें 7 मुख्य सबक का डिटेल से सार बताने वाला हूँ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जब रॉबर्ट 9 साल का था तब उसे और उसके बचपन के दोस्त माइक को एक क्लासमेट के बीच हाउस पर इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे गरीब बच्चे थे। रॉबर्ट घर आया और अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसा बना जाए। उसे जो एकमात्र जवाब मिला वह था, तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना सीखना होगा। बच्चा होने के बावजूद रॉबर्ट समझ गया कि यह सलाह उसे अमीर बनने में मदद नहीं करेगी। रॉबर्ट के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना पुअर डैड कहता है, एक टीचर थे और अच्छी कमाई करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते। ये देखकर कि रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक पैसा कमाने के बारे में सीखने के लिए कितने गंभीर हैं, रॉबर्ट के पिता यानी पुअर डैड ने उन्हें सलाह दी कि वे माइक के पिता से जाकर बात करें, जिन्हें रॉबर्ट अपना रिच डैड कहता है। रॉबर्ट और माइक दोनों हैरान थे क्योंकि रिच डैड उस समय अमीर नहीं थे और उन्होंने 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वे कई सफल बिजनेस चला रहे थे। इसके बावजूद वो उनसे मिलने गई। मुलाकात वाले दिन माइक के पिता ने उनसे पूछा कि क्या वे पैसा कमाना सीखने के लिए तैयार हैं। वे बहुत उत्साहित थे और तुरंत सिर हिला दिया। तब उन्होंने उन्हें एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें पैसा कमाना सिखाएंगे, लेकिन क्लासरूम स्टाइल में नहीं। वे तभी सिखाएंगे जब वे उनके लिए काम करेंगे। उनके अनुसार अगर वे सिर्फ बैठकर सुनना चाहते हैं जैसे स्कूल में होता है, तो वह उनका समय बर्बाद होगा। उन्होंने कहा है कि अगर वे उनके लिए काम करेंगे तो वे ज़्यादा तेज़ी से सीख पाएंगी। रॉबर्ट कुछ पूछना चाहता, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर वे जल्दी और मजबूती से फैसला नहीं करते तो वे कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाएंगे। मौके आते जाते रहते हैं और सही समय पर जल्दी फैसला लेना एक बहुत ज़रूरी स्किल है। उन्हें फैसला करना ही था। रॉबर्ट और माइक ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ऑफर स्वीकार कर लिया। माइक के पिता खुश हुए और बोले कि वे उन्हें 10 सेंट प्रति घंटा देंगे और वे हर शनिवार 3 घंटे काम करेंगे। हालांकि उस दिन रॉबर्ट का स्पोर्ट बॉल मैच था, फिर भी उसने खेलने की बजाय काम करना और सीखना चुना। उसे पता था कि ये मौका है और वैसे गंवाना नहीं चाहता। तो रॉबर्ट और माइक ने मिसेस मार्टिन के लिए काम करना शुरू किया। वे माइक के पिता की एक कर्मचारी थी और एक छोटे से सुपरमार्केट की देखभाल करती। ये वह तरह की दुकान थी जहाँ लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी ज़रूरी चीज़ें खरीदते थे। एक समस्या यह थी कि दुकान में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसलिए दरवाजे सड़क और पार्किंग की तरह खुले रखने पड़ती। इसका मतलब यह था कि जब भी कोई गाड़ी गुजरती तो धूल उड़कर अंदर आ जाती और सामान पर जम जाती। उनका काम था शेल्फ से डिब्बाबंद सामान निकालना, पंखे वाले डस्टर से उसकी धूल साफ करना और फिर उन्हें अच्छे से वापस सजा कर रखना। ये काम बहुत ही उबाऊ और दिमाग सुन कर देने वाला था। वे हर शनिवार 3 घंटे काम करते और उन्हें 10 सेंट या 30 सेंट मिलते, जो उनके लिए बिल्कुल भी रोमांचक नहीं था, क्योंकि उस समय एक कॉमिक बुक की कीमत 10 सेंट थी। वे ये काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे पैसा कमाना सीखना चाहते। लेकिन 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट हार मानने वाला था। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा के लिए गुलाम की तरह काम कर रहा है और उसने पहली मुलाकात के बाद से माइक के पिता को देखा भी नहीं था। चौथे हफ्ते लंच टाइम पर उसने माइक से कहा कि वह नौकरी छोड़ रहा है। स्कूल पहले से ही बोरिंग था और वह अपने शनिवार इस काम में बर्बाद नहीं करना चाहता। वह पूरी तरह तंग आ चुका था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि माइक मुस्कुराने लगा और बोला कि उसके पिता को पहले से ही इसका उम्मीद थी। ये सब तब हुआ जब उसने माइक से कहा था कि जब रोबोट नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तब वह उसे मिले। इससे रोबोट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन माइक ने कहा है कि उसके पिता का सिखाने का तरीका रोबोट के माता पिता से अलग है। उन्हें लेक्चर देना पसंद नहीं था और वे अनुभव के साथ सिखाते हैं। रॉबर्ट ने माइक के पिता से अगले शनिवार मिलने के लिए सहमति दी ताकि वह उनकी बात सुन सके। यहाँ तक कि रोबोट के असली माता पिता भी माइक के पिता से नाराज थे। रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें सलाह दी कि वे कम से कम 25 सेंट प्रति घंटे की बढ़ोतरी की मांग करें और अगर नहीं मिले तो नौकरी छोड़ दें। जब रॉबर्ट के माइक के घर पहुंचा तो उसे 45 मिनट तक लाइन में इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ही माइक के पिता आई। गुस्से और झंझलाहट में रॉबर्ट ने माइक के पिता से कहा तो उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया।
उन्होंने वादा किया था कि अगर वे उनके लिए काम करेंगे तो वे उसे सिखाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोबोट ने उन पर लालची होने और अपने कर्मचारी का सम्मान न करने का आरोप लगाया। तब रिच डैड ने उनसे पूछा है कि क्या सीखने का मतलब बात करना या लेक्चर देना होता है, और रोबोट ने सिर हिलाकर कहा हाँ। रिच डैड ने उन्हें बताया कि जिनकी सबसे अच्छी टीचर होती हैं ज़्यादातर समय जिनकी आपसे बात नहीं करती। उन्होंने समझाया कि जिनकी अक्सर हमें उधर इधर धकेलती हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। कुछ लोग जिंदगी को खुद को धकेलने देते हैं, जबकि कुछ लोग गलत चीज़ों से लड़ते हैं, जैसे अपनी नौकरी, बॉस या जीवन साथी से। लेकिन बहुत कम लोग जिंदगी की इस धक्के को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानते हैं। रिच डैड ने कहा है कि उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे, लेकिन उनमें से किसी ने उनसे कभी पैसा कमाने के बारे में सीखने को नहीं कहा। वे सिर्फ नौकरी और तनख्वाह चाहते और अपने काम के असली मकसद को कभी नहीं समझ पाए। हालांकि जब माइक ने उन्हें बताया कि वे दोनों पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, तो रिच डैड ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो असली ज़िंदगी के अनुभव जैसा था। उन्होंने उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे दिए, जिससे वे शुरू में बहुत नाराज़ हुए। लेकिन उन्होंने समझा है कि वे चाहते हैं कि ज़िंदगी के धक्के को महसूस करें, ताकि समझ सके कि वे क्या सीखना चाहते हैं। जब रिच डैड ने रोबोट से पूछा कि इतनी कम मजदूरी पर काम करके उसने क्या सीखा, तो रोबोट ने उनकी लालच और कर्मचारी के प्रति सम्मान की कमी की शिकायत की। उसने यहाँ तक की धमकी दी, अगर रिच डैड उसे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे या ज़्यादा नहीं सिखाएंगे तो वे नौकरी छोड़ देंगे। रिच डैड ने समझाया कि ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो यह वह कर रहा था, नौकरी छोड़ देते हैं और ज़्यादा पैसे वाली नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन आमतौर पर इससे उनकी समस्या हल नहीं होती है। वे चाहते थे कि रोबोट समझ सके कि सिर्फ वेतन बढ़ाने का इंतजार करना और यह सोचना कि ज़्यादा पैसा सारी समस्या का हल कर देगा, सही समाधान नहीं है। असली समाधान यह है कि पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट धीरे-धीरे उस सबक को समझने लगा, जो रिच डैड उसे सिखाने चाहते थे। रिच डैड ने पूछा है कि क्या रोबोट अभी भी सीखने का जुनून है? जब रॉबर्ट ने हाँ कहा, तो उन्होंने बताया कि वे अब उसे दुकान के काम के लिए पैसा देना बंद कर देंगे। रॉबर्ट उलझन में पड़ गया। वे वेतन बढ़ाने आया था और अब उसे बिना पैसे के लिए काम करना पड़ा। रिच डैड ने कहा है कि अगर वे ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और खुद तरीका निकालना होगा। रॉबर्ट और माइक ने 3 हफ्तों तक बिना पैसे के काम किया। एक दिन माइक के पिता आए और लड़कों को आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गए। रिच डैड ने पूछा है कि क्या उन्होंने कुछ सीखा? उन्होंने कहा नहीं। रिच डैड ने कहा है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और सबक के सारे बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, जो उनके सामने ही था। सबक समझाने के लिए उन्होंने लड़कों से कहा कि वे मिसेस मार्टिन और मार्क पार्क में मौजूद लोगों को देखें और सोचा कि वह किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें रोमांचक लगती है। वे पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते थे, बहुत कम पैसों के लिए नौकरी की सुरक्षा के भ्रम में चिपके रहते, हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी का इंतजार करते, शायद 45 साल की नौकरी बाद पेंशन की उम्मीद रखते। रिच डैड ने कहा अगर इस तरह की ज़िंदगी उन्हें रोमांचक लगती है, तो वे उन्हें 35 सेंट प्रति घंटे की बढ़ोतरी देने को तैयार हैं। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वे जानते हैं कि उनके लिए बहुत मायने रखेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उनकी हिचक देखकर रिच डैड ने अपनी पेशकश बढ़ाकर $1 प्रति घंटा कर दी, फिर $2। हर बार जब वे ऊपर बढ़ते गए, रॉबर्ट का दिल जोर-जोर से धड़कने लगता। उसका दिमाग उसे ऑफर स्वीकार करने के लिए मजबूर करने लगता। उसे पता था कि $2 प्रति घंटे उस दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देगा। वह इतनी कमाई की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह हाँ कहना चाहता था। वह एक नई साइकिल, नया बेसबॉल ग्लव और दोस्तों की तारीफ की कल्पना करने लगा। जब वे पैसे दिखे गए, लेकिन किसी तरह उसका। रिच डैड चुप रहे। वे 2 लड़कों को देख रहे थे जो उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग खाली था। रिच डैड उन्हें परख रहे थे। वे जानते थे कि हर इंसान के दिल में एक कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा होता है, जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है, और हर इंसान के अंदर एक ऐसा मजबूत हिस्सा भी होता है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। सवाल बस इतना होता है कि इन दोनों में से कौन-सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए रिच डैड ने आखिरी पेशकश की $5 प्रति घंटा। अचानक लड़कों के चेहरे बदल गए। उनकी खाली नज़रें शांत हो गई। उसी पल उनकी लालच खत्म हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब शांत हो गया, और उसकी जगह उस हिस्से ने ले ली जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। रिच डैड ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि उनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कीमत होती है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी डर और लालच से चलती है। पैसे के बिना होने का डर लोगों को कड़ी मेहनत करने और नौकरी करने पर मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें पैसा मिलता है, लालच उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि वे उसे क्या-क्या खरीद सकते हैं। इससे उन्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है। वे ज़्यादा खर्च करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। इसी चक्कर को रिच डैड रेट रेस कहते हैं। माइक ने पूछा है क्या कोई दूसरा तरीका भी है? रिच डैड ने कहा है हाँ, लेकिन बहुत कम लोग उसे जानते हैं। माइक जानना चाहता है कि वह तरीका क्या है? रिच डैड ने कहा है कि वे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, बिना किसी वेतन के। माइक ने एक इशारा मांगा। रिच डैड ने कहा पहला कदम है सच बोलना। माइक ने पूछा कौन सा सच? रिच डैड ने जवाब दिया अपने एहसासों के बारे में सच। ये सच दूसरों से नहीं, खुद से कहना होता है। रिच डैड को शक था कि उनके लिए काम करने वाले लोग ये सच स्वीकार कर पाएंगे। वे पैसे न होने के डर को महसूस करते हैं और दिमाग से नई भावनाओं से फैसले लेते हैं। वे अपने डर का सामना नहीं करते हैं और उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करने लगती हैं। वे पैसों के लिए काम करते हैं, ये सोचकर कि पैसा उनका डर खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पैसा उनकी भावनाओं और आत्माओं पर राज करने लगता है और वे इस सच को मानने से इनकार कर देते हैं। रिच डैड ने चेतावनी दी कि इस जाल में मत फंसना। उन्होंने कहा कि अमीर बनना भी इस समस्या को हल नहीं करता। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने दूसरी भावनाओं के बारे में बताया, इच्छा।
लोगों को हमेशा बेहतर, सुंदर और रोमांचक चीज़ें चाहिए होती हैं। वे पैसों के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा उन्हें खुश कर देगा, लेकिन पैसों से मिलने वाली खुशी थोड़े समय की होती है। असल में कई अमीर लोग भी डर से चलते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा उन्हें सुरक्षित करेगा, लेकिन वे उसे खो देने और ज़्यादा डरने लगते हैं। इस तरह वे गरीब होने से भी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। भावनाएं हमारे सोचने के तरीकों को नियंत्रित करती हैं। डर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो असली समस्या का हल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पैसों की कमी का डर है, तो वे सोचता है कि नौकरी एकमात्र समाधान है, लेकिन नौकरी केवल लंबी समस्या का एक छोटा समाधान है। ये ज़रूरी है कि हम खुद सोचना सीखें और अपनी भावनाओं को हमें नियंत्रित करना ना दें। रीच टेड ने कहा है कि जब दोनों लड़के बिना पैसे के काम करने को तैयार हो गए, तो उन्हें उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने पहला कदम तब उठाया जब उन्होंने ज़्यादा पैसों के लिए लालच को ठुकरा दिया। वे भावनाओं से भरे होने के बावजूद सोचने की कला सीख रहे थे। रीच टेड ने कहा है कि काम करते रहो। जितनी जल्दी तुम वेतन की ज़रूरत को भूल जाओगे, उतनी ही आसान तुम्हारी ज़िंदगी होगी। उन्होंने कहा है, दिमाग से काम करो, मुफ्त में काम करो। जल्दी तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीके दिखाएंगे जितना वे कभी नहीं सोच पाएगा, नहीं देख पाया। तुम ऐसी चीज़ देख पाओगे जो दूसरे नहीं देख पाते। और एक बार जब तुम एक मौका देख लोगे, तो फिर पूरी ज़िंदगी मौके ही मौके दिखेंगे। लड़कों ने रिच डैड की बात मानी। कुछ समय बाद उन्होंने एक मौका देखा। उन्होंने बच्चों के लिए एक कॉमिक्स बुक लाइब्रेरी बनाई, जहाँ बच्चे थोड़ी-सी फीस देकर जितनी चाहे कॉमिक्स बुक पढ़ सकते हैं। उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बनाया। वह हर बच्चे से 10 सेंट फीस लेती थी। ये बच्चों के लिए बहुत सस्ता था क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट थी और यहाँ वे 2 घंटों में 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। 3 महीनों में माइक और रॉबर्ट ने औसतन $9.50 की प्रति माह सप्ताह कमाए। उन्होंने माइक की बहन को $1 प्रति सप्ताह दिया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने दी। 3 महीने बाद उन्हें लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी क्योंकि वहाँ एक लड़ाई हो गई थी। लेकिन तब तक वे बहुत ज़रूरी बात सीख चुके थे कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। यहाँ तक कि तब वे जब खुद वहाँ मौजूद ना हो, उन्होंने पहला सबक सीख लिया। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अब वो आगे और सीखने के लिए तैयार थे और माइक के पापा उन्हें दूसरा सबक सिखाने के लिए तैयार थे। सबक नंबर दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि उन्होंने अमीर बनना कहाँ से शुरू किया, तो वही जवाब देता जो उनके रिच डैड ने उन्हें दिया था। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अकाउंटिंग एक ऐसा विषय है जो बोरिंग लगता है, कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन फाइनेंशियल सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आसान बनाने के लिए रिच डैड ने तस्वीरों और आसान भाषा का इस्तेमाल करके दोनों लड़कों को समझाया। एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क। रिच डैड ने सबसे पहले रॉबर्ट और माइक को एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, एसेट खरीदो। बस यही अमीर बनने का पूरा राज है। ये बात इतनी आसान थी, जब रिच डैड ने पहली बार समझाया तो रॉबर्ट और माइक को लगा वो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, इतनी आसान बात कोई कैसे नहीं समझ सकता। अगर ऐसा है तो सब अमीर क्यों नहीं है। असली समस्या क्या है? समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को बैंकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स और दूसरों ने गलत तरीके से सिखाया है। इसलिए लोगों को पहले जो वो जानते हैं उसे अनलर्न करना पड़ता है और इसी वजह से लोग लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। आसान परिभाषा। रॉबर्ट एसेट और लायबिलिटी की बहुत आसान परिभाषा देता है। एसेट जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले। कैश फ्लो का खेल। अब एसेट का कैश फ्लो समझते हैं। डायग्राम का ऊपर वाला हिस्सा इनकम स्टेटमेंट होता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह इनकम और खर्च दिखाता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। डायग्राम का नीचे वाला हिस्सा बैलेंस शीट होता है। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस किया जाता है। एसेट आपकी इनकम बढ़ाता है, वे आपकी जेब में पैसा डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक घर है और आप उसे किराए पर देते हैं, तो वह एसेट है क्योंकि हर महीने पैसा देता है। लायबिलिटी का कैश फ्लो। अब लायबिलिटी का कैश फ्लो, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लायबिलिटी से बचना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदने होंगे। इन आसान डायग्राम से आप तुरंत समझ सकते हैं कि कोई इंसान अपने पैसों को कैसे संभालता है। ज़्यादा पैसा मतलब समस्या का हल। रॉबर्ट अक्सर जो लोगों को कर्ज में होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का हल है और ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादा पैसा हमेशा समस्या का हल नहीं करता। कई बार वो समस्या और बढ़ा देता है। इसलिए बहुत से लोग लॉटरी या विरासत में अचानक पैसा मिलने के बाद भी जल्दी सब गंवा देते हैं। जैसे ही पैसा बढ़ता है, वैसे ही खर्चा भी बढ़ जाता है। असली कमी क्या है? असली कमी है फाइनेंशियल एजुकेशन की। इसलिए लोग अपने प्रोफेशन में काफ़ी सफल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसों से जूझते रहते हैं। उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसा सँभालना नहीं सीखा। इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, फिर भी फाइनेंस में अनपढ़ हो सकता है। उन्होंने सीखा पैसों के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन ये नहीं सीखा पैसे कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। क्या घर एसेट है? बहुत से लोग मानते हैं कि उनका घर एसेट है, लेकिन रॉबर्ट कहता है घर लायबिलिटी है, क्योंकि वह टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चों के ज़रिए आपकी जेब से पैसा निकालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर खरीदें ही नहीं। आप ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे एसेट खरीदो जो घर का खर्चा निकाल सके। अमीर बनने का आसान फ़ॉर्मूला। अगर आपको अमीर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट खरीदो, अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंस कम रखो। वेल्थ क्या है? रॉबर्ट वेल्थ की परिभाषा देता है, वेल्थ वह है कि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ, तो मैं कितने दिन ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरे शब्दों में वेल्थ ये माप है कि आपके एसेट से आने वाला कैश फ्लो आपके खर्चे को कितना कवर करता है।
जिस दिन आपके एसेट की इनकम आपके सारे खर्चे पूरे कर दे, उस दिन आप वेल्थी हैं, भले ही आप कभी रिच ना हो। सबक नंबर तीसरा, माइंड योर ओवन बिजनेस। रॉबर्ट का एक दोस्त था, रे क्रोक, जो मैकडोनाल्ड के फाउंडर थे। 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक स्पीच देने आए। स्पीच के बाद रे छात्रों के साथ उनकी पसंदीदा जगह पर कुछ बीयर पीने के लिए चला गया और रे ने छात्रों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूँ? पहले तो छात्र हंस पड़े, फिर बोले, आप तो हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में हैं। लेकिन रो क्रोक ने कहा, नहीं, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। रे को यह चित्र पता था कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आज मैकडोनाल्ड दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर है। दुनिया के सबसे कीमती चौराहे और सड़क के कोने मैकडोनाल्ड के पास है। प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क, आपके प्रोफेशन और बिजनेस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रॉबर्ट अक्सर लोगों से पूछता है, आपका बिजनेस क्या है? लोग जवाब देते हैं, मैं बैंकर हूँ। फिर रॉबर्ट पूछता है, क्या आप बैंक के मालिक हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। यहीं पर लोग अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस समझने की गलती कर बैठते हैं। उनका प्रोफेशन भले ही बैंकर हो, लेकिन उन्हें अपना खुद का बिजनेस फिर भी चाहिए। लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए, सरकार के लिए, बैंक के लिए। अमीरों का सीक्रेट 3, रे क्रोक और रिच डैड दोनों एक बात जानते हैं, माइंड आवर बिजनेस। अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए काम मत करो। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी किसी और का बिजनेस संभालते रहते हैं और उन्हें अमीर बना देता है। माइंड योर ओवन बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूर कंपनी शुरू करनी है। कुछ लोगों के लिए हाँ, लेकिन सबके लिए नहीं। असल में आपका बिजनेस आपके एसेट कॉलम के आसपास घूमता है, न कि आपके इनकम कॉलम के। अपने दिन की नौकरी रखो, लेकिन साथ साथ रियल एस्टेट खरीदना शुरू करो। ऐसी लाइबिलिटी मत खरीदो जो दुकान से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू खो दे। खर्च कम रखो, लाइबिलिटी घटाओ और धीरे धीरे मजबूत एसेट बनाओ। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर छोड़ने से पहले ये बात सिखाएं, असली एसेट क्या होता है, ताकि वे कर्ज भरी जिंदगी में ना फंसे। रियल एस्टेट की कैटेगरी, रॉबर्ट के अनुसार रियल एस्टेट ये होते हैं। फर्स्ट नंबर, ऐसे बिजनेस जिनमें उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं हो या मालिक हो, लेकिन बिजनेस दूसरे लोग चलाए। अगर उन्हें खुद काम करना पड़े तो बिजनेस नहीं है, उनकी नौकरी बन जाती है। स्टॉक्स। थर्ड है बॉन्ड्स, फोर्थ है इनकम देने वाली रियल एसेट। फाइव है बौद्धिक संपत्ति से मिलने वाली रॉयल्टी, जैसे म्यूजिक और पेटेंट। सिक्स्थ है कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, जो इनकम दे या जिसकी कीमत बढ़े और जिसका मार्केट तैयार हो। वही एसेट खरीदो जो तुम्हें पसंद हो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर समय उसी के बारे में सोचता है और उसी की खरीदारी करता है। अगर तुम्हें रियल एस्टेट पसंद नहीं है तो उसको इन्वेस्ट मत करो। रॉबर्ट की खुद की कहानी, जेरोक्स में काम करते हुए भी रॉबर्ट ने अपना बिजनेस संभाला। उन्होंने अपने दिन की नौकरी रखी और धीरे धीरे अपनी एसेट कॉलम बनाई। जैसे जैसे उन्हें अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट की समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे वे इन्वेस्टमेंट को बेहतर समझने लगे और आखिरकार उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई। रॉबर्ट सलाह देता है कि अगर सच में मन ना हो तो कंपनी शुरू मत करो, अपनी नौकरी रखो और अपना बिजनेस संभालो, यानी अपनी एसेट कॉलम को मजबूत बनाओ। पहले एसेट फिर लग्जरी। जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़े आप लग्जरी ले सकते हो, लेकिन तभी जब कैश फ्लो उन्हें सपोर्ट करे। पहले एसेट बनाओ, फिर उन्हीं एसेट की इनकम से लग्जरी खरीदो। जिस दिन एसेट की इनकम लग्जरी का खर्चा निकाल दे, उसी दिन आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो। लेसन 5 और टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। बहुत से लोग रॉबिन हुड को हीरो मानते हैं, जो अमीरों से लेकर गरीबों को देता है, लेकिन रिच डैड इससे सहमत नहीं थे। वो रॉबिन हुड को चोर कहते हैं। हालांकि आम सोच यह है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को मदद करनी चाहिए, लेकिन असलियत में सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, खास तौर पर पढ़ा लिखा ऊपरी आय वाला मिडिल क्लास। इस पूरी बात को समझाने के लिए रॉबर्ट इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स का एक छोटा सा इतिहास बताता है। शुरुआत में कोई टैक्स नहीं होता, केवल कभी कभी अस्थायी रूप से टैक्स लगाया जाता, जैसे कि युद्ध का खर्च चलाने के लिए। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों के लिए स्थायी बना दिया। 1913 में अमेरिका ने भी इनकम टैक्स को स्थायी कर दिया। इन देशों में लोग टैक्स को इसलिए स्वीकार कर पाए क्योंकि शुरुआत में ये टैक्स सिर्फ अमीर लोगों पर लगाया गया, लेकिन जो इनकम टैक्स अमीरों को सजा देने के लिए बनाया गया, वही बाद में उन लोगों को सजा देने लगा जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया, यानी गरीब और मध्यम वर्ग को। रिच डैड बताते हैं कि वे और पुअर डैड एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। पुअर डैड एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें तब इनाम मिलता जब वो ज़्यादा पैसा खर्च करते और ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखते, जिससे उनका विभाग बड़ा होता है। लेकिन रिच डैड के लिए बात उल्टी थी। वे जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते हैं, जितना कम पैसा खर्च करते हैं, उतना ही उनके निवेशक उन्हें ज़्यादा सामान देते हैं। पुअर डैड दिल से मानता है कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। रॉबर्ट के लिए एक चुनौती थी कि वे दिन में शहर के सबसे बड़े पूंजीपति के साथ काम करे और घर जाकर एक बड़े सरकारी नेता के साथ रहे। यह तय करना आसान नहीं था कि किस डैड की बात सही है। लेकिन समय के साथ जब रॉबर्ट ने टैक्स का इतिहास पढ़ा, तो उन्हें एक दिलचस्प बात समझ में आई। जैसे जैसे सरकार की पैसे की भूख बढ़ी, टैक्स पहले मध्यम वर्ग पर लगाया गया और फिर धीरे धीरे नीचे तक पहुंचता चला गया। लेकिन अमीरों ने इसमें एक मौका देखा, क्योंकि वे बाकी लोगों जैसे नियमों से नहीं खेलती। कॉरपोरेशन, जो जहाजों के ज़माने में लोकप्रिय हुई, टैक्स से बचने का एक तरीका बन गई। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को समझना अमीरों को बहुत बड़ा फायदा देता है और पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा चालाकी से सिस्टम को समझ लेते हैं। कॉरपोरेशन बस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो एक कानूनी इकाई बनाता है। यह कोई फैक्ट्री नहीं है, ना ही लोगों का समूह।
लेकिन इसमें एक बड़ा फ़ायदा है, इस पर व्यक्तिगत लोगों की तुलना में कम टैक्स लगता है। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग या तो टैक्स नहीं देते हैं या अपनी आमदनी का बहुत ही छोटा हिस्सा टैक्स में देते हैं। अमीरों को सज़ा देने की कोशिशें अक्सर असफल हो जाती हैं, क्योंकि अमीर लोग अपना टैक्स कम करने के तरीके ढूँढ लेते हैं। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। रॉबर्ट कहता है कि हमारा दिमाग सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लें, तो एक साधारण सा विचार या समझौता से भी लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय समझ बढ़ाते हैं, तो आप वो चीज़ देखने लगेंगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप पैसा बनाना सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के एरिज़ोना राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। जब ज़्यादातर लोग डर रहे थे और आर्थिक संकट की बात कर रहे थे, तब रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने बहुत पैसा कमाया। रॉबर्ट एक उदाहरण देता है, उन्होंने $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीदा। उन्हें 22,000 डॉलर की डाउन पेमेंट देनी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से 2,000 रुपए डॉलर उधार लिए और बदले में $200 फीस देने का वादा किया। दोस्त मान गया। जब घर खरीदने की प्रक्रिया चल रही थी, तब रॉबर्ट ने उसी $75,000 वाले घर का विज्ञापन दिया। कीमत सिर्फ $60,000 और बिना किसी डाउन पेमेंट के। जैसे ही घर कानूनी रूप से उनका हुआ, उन्होंने कुछ ही मिनटों में उसे बेच दिया। इस तरह लगभग $40,000 लगभग कुछ ही ना होने से बना गए। कुल काम का समय सिर्फ 5 घंटे। ये आसान सा उदाहरण दिखता है कि कैसे एक अच्छा विचार सैकड़ों हज़ार डॉलर बना सकता है, अगर आपकी वित्तीय समझ अच्छी है और आप वो देख सकें जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि बाजार ऊपर-नीचे होता रहता है, निवेश आते-जाते रहते हैं। दुनिया हमेशा आपको ज़िंदगी के बड़े मौके देती रहती है, बस आपको उन्हें देखना आना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपनी वित्तीय समझ विकसित करेंगे, जिसमें समय लगता है, उतने ज़्यादा मौके आपके सामने आएँगे। दुनिया में आगे बहुत बदलाव आने वाले हैं। अगर आपकी वित्तीय बुद्धि मजबूत होगी, तो आप उन बदलाव को डर की नज़र से नहीं बल्कि उत्साह की नज़र से देखेंगे। आप मौके देखेंगे, उन पर काम करेंगे, जबकि बाकी लोग डर के कारण किनारे बैठकर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। जैसे 300 साल पहले ज़मीन ही सबसे बड़ी दौलत थी, बाद में फैक्ट्रियाँ और उत्पादन दौलत बन गए। आज के समय जानकारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन जानकारी आज पूरी दुनिया में रोशनी की रफ्तार से फैलती है और आने वाले समय में ये और भी तेज़ी होगी। सबक संख्या 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। इसके बाद रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया गया। कुछ साल पहले सिंगापुर में रॉबर्ट का एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। बातचीत के दौरान उस महिला पत्रकार ने बताया कि वह भी रॉबर्ट की तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती है। उसने कई उपन्यास लिखे और सब लोग कहते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे कभी बिके ही नहीं। रॉबर्ट ने उन्हें सलाह दी कि वे सेल्स की ट्रेनिंग का कोई कोर्स करें। यह बात उस पत्रकार को बुरी लगी। उसने कहा कि उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है और उससे समझ नहीं आता कि सेल्स सीखने से उसे क्या फ़ायदा होगा। उसने यह भी कहा कि उसे सेल्स करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तब रॉबर्ट ने कहा है कि वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक है, न कि सिर्फ एक बेस्ट राइटिंग लेखक। इस तरह वह पत्रकार बोली कि वह कभी खुद को बेचने या सच सीखने नहीं जाएगी और वह इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे आसपास बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। ठीक उसी पत्रकार की तरह एक बिजनेस कंसल्टेंट के शब्दों में, ऐसे लोग मान बनने से सिर्फ एक स्किल दूर रहते हैं। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही स्किल आती है, कड़ी मेहनत करना। अगर वह पत्रकार सेल्स के कुछ कोर्स कर लेती और फिर किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वह सेल्स के बारे में बहुत कुछ सीख जाती। बाद में वह उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने उपन्यास ज़्यादा बेच सकती। जब रॉबर्ट की पहली किताब आई, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल, तो एक पब्लिशर ने सुझाव दिया कि इसका इस्तेमाल नाम बदलकर द इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन रख दे। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि ऐसा नाम नहीं बिकेगा। हालांकि रॉबर्ट शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर विवादित नाम चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें ज़्यादा टीवी और रेडियो शो में बुलाया जाएगा, और वही हुआ। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखो। इसी वजह से रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने बचपन में कई तरह की नौकरियों की, ताकि उन्हें अलग अलग अनुभव मिल सके। ज़्यादातर लोग सिर्फ सुरक्षित नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कम समय में मिलने वाली सैलरी और सुविधा पर ध्यान देते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो उन्हें भविष्य के लिए ज़रूरी स्किल सिखाए। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि सिर्फ पैसा और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय लंबी अवधि के बारे में सोचो। अगर हो सके तो दूसरी नौकरी करो ताकि दूसरी स्किल सीख सको। बहुत से लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वो बदलाव की तैयारी नहीं होती है। लेकिन ये जिम जाने जैसा है, शुरुआत में खुद को मानना पड़ता है, लेकिन वर्कआउट के बाद अच्छा जरूर लगता है। पुअर डैड चाहते हैं कि रॉबर्ट किसी एक चीज़ में विशेषज्ञ बने, जबकि ये तरीका उनकी अपनी ज़िंदगी में भी सफल नहीं रहा। वे ये नहीं समझ पाए कि जितना ज़्यादा आप किसी एक चीज़ में सीमित होते जाते हैं, उतना ही आप उसी पर निर्भर और फँस फँस जाते हैं। रिच डैड ने माइक और रॉबर्ट को अलग-अलग बिज़नेस क्षेत्रों के बारे में सीखने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्ट के अनुसार सफलता के लिए 3 मुख्य स्किल ज़रूरी है: कैश फ्लो का प्रबंधन, सिस्टम का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, और सबसे महत्वपूर्ण विशेष स्किल है सेल्स और मार्केटिंग। रॉबर्ट इन स्किल पर लगातार काम करते रहता है, कोर्स करता है और सीखने के संसाधन खरीदता है। सबक संख्या 7, बाधाओं पर काबू पाना। रॉबर्ट बताया था कि आर्थिक रूप से समझदार लोग भी कई बार भरपूर कैश फ्लो नहीं बना पाते हैं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला है डर, दूसरा है नकारात्मक सोच, तीसरा है आलस, चौथी है बुरी आदतें। अब इन सबको को एक-एक कर समझते हैं। डर पर काबू पाना, कोई भी पैसा खोना पसंद नहीं करता है। जिन लोगों ने कभी निवेश में पैसा नहीं खोया, उन्होंने कभी निवेश ही नहीं किया। पैसा खोने का डर सबको होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस डर को कैसे सँभालते हैं।
एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है, वह डर को कैसे मैनेज करता है। रॉबर्ट कहता है, मैंने आज तक कोई ऐसा अमीर इंसान नहीं देखा जिसने कभी पैसा नहीं खोया। लेकिन अमीर लोग उस डर को अपने खेल से बाहर नहीं होने देते। ज़्यादातर लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलना चाहिए। इसी वजह से बहुत से लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। हो सकता है आपके पास एक सुरक्षित और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो हो, लेकिन वह जीत दिलाने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता है। आप हार से बच रहे होते हैं, जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए संतुलित पोर्टफोलियो बुरा नहीं है, लेकिन उससे बड़ी जीत नहीं मिलती है। सफल निवेशक ऐसा खेल नहीं खेलते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा असंतुलित होना पड़ेगा। अपने सारे अंडे इकाई टोकरियों में रखने के बजाय उसी टोकरियों में रखें और उन्हीं उन्हीं पर पूरा ध्यान दें। नकारात्मक सोच पर काबू पाना, चाहे वह हमारा खुद का शक हो या हमारे आसपास के लोगों का, हम अक्सर उसी शक के कारण कोई कदम नहीं उठाते। हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और मौके हमारे साथ से निकल जाते हैं। रॉबर्ट अपने एक दोस्त का उदाहरण देता है जो बहुत अच्छी कीमत पर एक निवेश पोर्टफोलियो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर वे सौदे से पीछे हट गया क्योंकि एक पड़ोसी जो खुद निवेशक नहीं था ने उससे कहा दिया कि यह खराब डील है। अगर वह उसे सौदे में बना रहता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वह रेट रेस से बाहर निकलने की शुरुआत कर देता। शक और नकारात्मक सोच ज़्यादातर लोगों को करीब बनाए रखती है। रीच डैड क्या करते हैं, नकारात्मक लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और वे मौके देख लेते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट उन लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली निवेश साधन है जो आर्थिक आज़ादी चाहते हैं। लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट को निवेश के साधन के रूप में बताता है तो अक्सर लोग कहते हैं, मुझे टॉयलेट ठीक नहीं करने हैं या मुझे मुश्किल किराएदार से नहीं निपटना। वे सिर्फ टॉयलेट पर ध्यान देते हैं और यही सोच उन्हें करीब बनाए रखती है। आलस पर काबू पाना, आलस का इलाज क्या है? थोड़ी सी लालच। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है क्योंकि हम में से बहुत लोग ये कह गए हैं कि लालच या इच्छा बुरी चीज़ है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कहने के बजाय अपनी सोच बदले और पूछे, मैं इसे अब कैसे कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को खोल देता है और उसे समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सका एक झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि वह कुछ भी कर सकती है। जब आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी आत्मा और अपने आलसी दिमाग के बीच टकराव पैदा करते हैं। मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ एक मजबूत दिमाग और सक्रिय आत्मा बनाता है। थोड़ी सी लालच के बिना कुछ बेहतर पाने की इच्छा पैदा नहीं होती है। दुनिया आगे बढ़ती है क्योंकि हम सब बेहतर जीवन चाहते हैं। नई खोजें इसलिए होती हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर बनना चाहते हैं। ज़्यादा लालच बुरा है, लेकिन थोड़ी सी लालच आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। बुरी आदतों पर काबू पाना, सफल होने के लिए आपको सफल आदतें बनानी होगी। पुअर डैड पहले सबको भुगतान करते हैं और खुद को सबसे आखिर में, लेकिन उनके पास अक्सर अपने के लिए कुछ ही नहीं बचता। यही उनकी आदत थी। इसके उलट रिच डैड हमेशा सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं, चाहे उनके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कर्ज देने वाले या सरकार को भुगतान नहीं किया तो शिकायत करेंगे। यही दबाव रिच डैड को दूसरी आय के स्रोत ढूंढने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो सबको भुगतान कर सके। अगर वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं तो उनके अंदर वे सकारात्मक दबाव पैदा ही नहीं होता। खुद पर यह दबाव डालना कि अतिरिक्त पैसा कैसे कमाया जाए, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ये वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए।